नमस्कार। बक्सर टॉप न्यूज़ अपनी विशेष प्रस्तुति में विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न दलों की राय, उनके दावे तथा चुनाव के संदर्भ में उनकी तैयारियों को लेकर लगातार उनके साक्षात्कार प्रकाशित कर रहा है। आज फिर आप एक नए अतिथि के साथ साक्षात्कार देखिएगा। साक्षात्कार हमारे राजनीतिक संपादक डॉक्टर शशांक शेखर लेंगे। तो आइए देखते हैं डॉक्टर शशांक शेखर के साथ राजनीति की बात। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक टॉप न्यूज़ के रेगुलर कार्यक्रम के तहत इस बात विभाग को चालू रखने के लिए आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं समाजवाद के विचारों से प्रभावित जनता दल यू के प्रदेश महासचिव और बक्सर इलाके में लोगों के बीच अपनी एक खास अपने कार्यशैली से पहचान बना चुके श्री अशोक कुमार यादव जी। आज अपनी बातचीत के दौरान हम इनसे जानना चाहेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव के कई ऐसे मुद्दे हैं और ये रूलिंग पार्टी के महासचिव हैं, इन्हीं की सरकार 15 वर्षों से प्रदेश में चल रही है। जानेंगे विकास के कौन से आयाम तय हुए और कार्यकर्ता कितने सम्मानित रहे इस दल में। कार्यकर्ताओं की क्या हसरतें पूरी हुई या जो सत्ता में बैठे मंत्री थे, जो इस जिले से मंत्री बने, वो अपना पेट भरते रहे, उनकी आय 10 से 100 गुनी बढ़ गई और कार्यकर्ता आज भी जरूरत हाशिए पर है। इन्हीं सवालों से हम आज रूबरू होंगे और सुनिए इनकी बेबाक राय। आदरणीय अशोक जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आज टॉप न्यूज़ को कि आपने इस चुनावी मौसम में अपनी बात रखने का, राय देने का आपने समय दिया। इसके लिए मैं आपके चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप को विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहूँगा कि चुनाव का बिगुल बजा है और इस चुनावी मौसम में आपने जो समय दिया, आपने कुछ बातें रखी, उस पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम लोग 15 साल से 2005 से सरकार में हैं और सरकार जिस स्थिति में 2005 में नीतीश कुमार के हाथों में सरकार आई थी, मैं जानता हूं कि बिहार की जनता गवाह है, आप भी गवाह हैं, हम भी गवाह हैं कि बिहार किस स्थिति में था और वहां से 2005 से उठा करके 2020 की जो स्थिति आज बनी हुई है बिहार में, इसकी स्थिति की भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं और मूल्यांकन करने के बाद ही आप बता सकते हैं, आज बिहार की जनता बता रही है, गवाह है कि बिहार में क्या था और क्या हुआ। बहुत कुछ विकास के बारे में चर्चा हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि सब लोग, हम समझते हैं कि हम लोग जितना भोंकते हैं जनता भोगती है, जो जनता भोगती है वही बताती है। हम लोग अपनी बात कहते हैं लेकिन जनता जो जिस चीज़ को भोग रही है उसको ज़रूर एहसास कराएगी कि क्या है। 15 साल पहले बिहार जिस स्थिति में था उसको नीतीश कुमार गड्ढे से उठाकर कितनी ऊंचाई पर पहुंचाया है। दरअसल चाहे जिसकी भी सरकार बने, चाहे जो भी राजा बने, कार्यकर्ता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि संगठन और सरकार दोनों अलग विषय है और हमेशा संगठन और सरकार के बीच में संघर्ष होते रहता है। और जब तक संघर्ष होता है तब तक समझिए राजनीति पटरी पर है और संघर्ष छूट गया तो समझिए राजनीति पटरी से बाहर है। इसलिए हम लोग कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता की कभी कोई उपेक्षा नहीं करता, कार्यकर्ता किसी से आशा और उम्मीद भी नहीं करता है, पार्टी का काम करता है, नेता के नेतृत्व में काम करता है। इसलिए हम लोग कहीं उपेक्षित नहीं हैं। हम लोग पार्टी के नेता हैं, पार्टी के निर्देश के अनुसार हम लोग कार्यकर्ता के रूप हैसियत से काम करते हैं। ये बात तो तय है कि राजनीतिक पार्टी है, जगह कम है, कार्यकर्ता ज़्यादा हैं। मैं ही वफादार कार्यकर्ता नहीं, बिहार में बहुत सारे वफादार कार्यकर्ता हैं जो आज भी हमारे ही जैसा रोड पर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी उपेक्षा हो रही है। सब वक्त आएगा, पार्टी नेतृत्व को ये लगेगा कि अब इनकी भी ज़रूरत है या वक्त आ गया है तो पार्टी स्वीकार करेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग उपेक्षित हैं। आज की अखबारों में एक खबर जो बहुत सुर्खियों में है कि बक्सर जिले से बिहार सरकार में प्रतिनिधि हैं, परिवहन मंत्री के पद पर गए हैं। इससे पहले SC/ST विभाग के मंत्री थे, राजपुर विधानसभा क्षेत्र के नेता हैं संतोष कुमार निराला। आज अखबार में छपी कि उनकी संपत्ति 5 वर्षों में 100 गुना से अधिक बढ़ गई है। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार के तहत नहीं पैसा बढ़ा है? हमने पढ़ा
कि माननीय मंत्री जी का जो ब्यौरा है वो 134% बढ़ोतरी में है, ये बात सही है, लेकिन उसका जवाब माननीय मंत्री जी ही दे सकते हैं, सरकार दे सकती है। हम पहले भी कहे कि हम लोग संगठन के लोग हैं, हम लोग सरकार के बात को जनता तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अब सरकार का माननीय मंत्री का हिसाब किताब करना तो सरकार का काम है। बहुत तरह की एजेंसियां हैं, पता करते रहती है, उस पर हम लोगों का कोई कमेंट नहीं है, वो मंत्री जी ही जवाब दे सकते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि चुनावी मुहिम में एक बार फिर, और जो खासतौर से इस बार आपके दल को अपर कास्ट के वोट की उम्मीद के तहत कई नेताओं को, कई अधिकारियों को शामिल कराया जा रहा है, तो अपर कास्ट के गाँव को लगातार वे काट के मैंने चल रहे हैं, तो सरकार की कहीं ना कहीं पर सवाल तो खड़ा कर ही रही है। साधारण सी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने किसी जात, किसी धर्म और विशेष की बात नहीं की। उन्होंने सबको लेकर के साथ चलने का काम किया, सबको लेकर के चले। किसी की गांव, किसी जात जान कर के उपेक्षित गांव नहीं है। मेरा भी घर राजपुर में है, मेरा भी घर राजपुर में है। और जब मैं यहाँ पढ़ता था बीएससी में, जब मैं बीएससी में पढ़ता था तो अपने गांव से 10 किलोमीटर गमछी पहन करके मेन रोड पर आते थे। उस समय हम लोग जून के महीने में मोटरसाइकिल लेकर के जाते थे, या जुलाई में 15 जुलाई आते आते मोटरसाइकिल जाना बंद हो जाता था, 10 किलोमीटर दूरी में रखते थे। उस ज़माने से लेकर के आज तक 15 साल में हम देखते हैं कि अपने बक्सर घर से बैठते हैं और एकदम दरवाजे पर उतरते हैं, 10 डेग भी पैदल चलना नहीं पड़ता है। और जबकि मेरा गाँव जो है उससे बड़ा सुदूर इलाका कोई नहीं था। जब 15 साल पहले हम लोग यहाँ आते थे बक्सर, तो सोचते थे कि लोग कहता था कि राजपुर में नौकरी नहीं करेंगे, राजपुर में जाएंगे नहीं, राजपुर की क्या स्थिति थी। और जब हम लोग वहाँ पहली बार 2004 या 2005 दोनों बार हम लोग चुनाव जीते, सम प्यारी जी एमएलए हुआ करती थी, तो दोनों बार हम लोग जीते, तो गांव की क्या स्थिति थी। गांव में घूमने पर लगता था कि हम लोग जंगल में कहीं हैं। लेकिन 15 साल में जो स्थितियां बनी है, उसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी जात विशेष के नाम लेकर के ही गांव को छोड़ दिया गया है। कुछ बातें हो सकती है, विरोधी कुछ ऐसे बातें बोल सकते हैं, लेकिन हम लोगों के नॉलेज में, हम लोग पार्टी में या सरकार में इस तरह की कोई बात नहीं है कि किसी जाति धर्म के नाम पर किसी को छोड़ दिया गया हो। देखिए, पिछली बार महागठबंधन और एनडीए था, उस समय कुछ पार्टियां इधर और कुछ पार्टियां उधर थी। अब तो सीधे सीधे जो पूर्व में था, जो एनडीए में लोग थे पिछले चुनाव के पहले, वो लोग एनडीए में हैं। यानी जनता दल, भाजपा, लोजपा आज भी एनडीए में है। थोड़ी सी अगर बात छोड़ दी जाए तो एनडीए को कन्फर्म ही कहा जाएगा। और उधर जो लोग महागठबंधन में हैं वो लोग हैं। इस बार जो चुनाव होगा, उस बार भी जो चुनाव हुआ, तो हम लोग तो दावे के साथ कहते हैं कि नीतीश कुमार जिधर गए उधर उसका फतह होना तय है। नीतीश कुमार जिधर गए उधर जीत निश्चित है। मैंने आपका कहना है कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव होगा, किसी कार्यकर्ता और विधायक के कार्यों को जनता मूल्यांकन नहीं करेगी। ये बात तो तय है कि नेता के नाम पर ही चुनाव होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जनता नेता को छोड़ करके नीचे नहीं देखती है कि क्या हो रहा है, कौन क्या किया नहीं किया। ऐसे एक चुनाव के बाद 2 चुनाव में जब नेता जो नीचे के प्रतिनिधि हो जाते हैं, जनता उनका मूल्यांकन करती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि जनता रूबरू हुई है तो थोड़ा सा भी मूल्यांकन होता है, लेकिन विशेष मूल्यांकन नेता के नाम पर होता है और नेता के नाम पर ही मूल्यांकन होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार पुनः, जिस दिन रिजल्ट होगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। दूसरा कोई यहाँ पीछे करने वाला भी नहीं है। आपके जदयू के विधायक हैं डुमरांव के दत्तानंद यादव, इन पर आर्थिक अपराध विभाग से लेकर और कई ऐसे मामले चल रहे हैं और लगातार अभी ईडी ने उनके ऊपर शिकंजा कसा है। क्या लगता है कि उनकी छवि और सरकार की छवि दागदार नहीं हो रही है? देखिए, शुरू से भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री नहीं बने तो उस समय से लेकर आज तक उनका जो कथन है कि हम जो करेगा वैसा पाएगा, हम न किसी को फंसाएंगे न किसी को बचाएंगे, जो जैसा करेगा वो पाएगा। अगर कोई आय से अधिक संपत्ति लेता है, आर्थिक अपराध इकाई अगर उन पर अंकुश लगाती है, तो इसमें कोई हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है। लोग नीतीश कुमार जी के निर्देश है कि कोई इस पर नहीं बोलेगा। जैसा संज्ञान होगा, जैसा अपराध कोर्ट लेगा या कोई एजेंसियां लेती है, उनके ऊपर कार्रवाई होगा। और कार्रवाई होगा तो इसमें सरकार का क्या है? इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। आपके दल के विधायक है तो सरकार की छवि तो खराब होगी ना। 5 उंगली बराबर, दल में सारे लोग हैं। अगर कोई अगर उस तरह के दिशा में जाना चाहता है तो उसको हम लोग थोड़े बचा पाएंगे।
और जो गलती करता है उसको सजा मिलेगी, चाहे वो डुमरांव के हों, चाहे बिहार भर के, चाहे कोई हो, जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। उसमें नीतीश कुमार किसी के ऊपर हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर जो कार्यालयों में लगातार भ्रष्टाचार की घटनाएं देखने जा रही है, बक्सर में कई अधिकारी ट्रैप किए गए, तो सरकार की इतनी लाख कोशिशों के बाद भी अधिकारी अपनी कुकर्मों से भ्रष्टाचार से बच नहीं पा रहे हैं और आपकी पार्टी और आपकी सरकार मौन बैठी। हम तो दावे के साथ कहते हैं कि अगर जो ट्रैप की बात कर रहे हैं, अगर कार्रवाई होती नहीं है तो ट्रैप होता है कैसे? पहले तो होता ही नहीं था। चाहे जितना हम भ्रष्टाचार कर ले, कोई देखने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था तो पकड़ाएगा कहाँ से? आज तो भ्रष्टाचार करते हैं तो पकड़ने वाली टीम हाजिर है, इसलिए लोग पकड़ा रहे हैं। बेचैनी इसीलिए है, पहले लोग जानता ही नहीं था कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, लेकिन आज तो सब लोग जान रहा है कि बड़े बड़े लोग भी अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो पकड़ने वाले लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, पकड़ते हैं लोग। बक्सर उदाहरण है उसका, इसलिए उस पर घबराने की बात नहीं है। हम लोग दावे के साथ कहते हैं कि जो गलत करेगा उसको हम पकड़ेंगे, उसको सजा देंगे, उसको सरकार पनिशमेंट देने के लिए तैयार है। कि हमारे साथ जो समस्या पैदा हुई थी वो साफ शब्दों में कह देना चाहेंगे, चाहे पक्ष में जाए या विपक्ष में बातें जाएं। हम जब से राजनीति में आए हैं 2095 के बाद, मेरा दावा है कि मैं कभी भी राजद के साथ नहीं जाऊंगा। आज भी पार्टी उपेक्षा करती रहे या करें, मिले या नहीं मिले, लेकिन राजद के साथ मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरा दावा है। और पार्टी भी हो सकता है कि किसी कारणवश, राजनीतिक परिस्थितियां होती है, उस राजनीतिक परिस्थिति बस पार्टी राजद के साथ चली गई, तो हमने दावा कर लिया कि हम राजद के साथ नहीं जाएंगे। अगर गठबंधन के साथ रहते तो हमको गलत लोगों का वोट मांगना पड़ता या राजद के साथ जाना पड़ता, इसलिए हमने छोड़ दिया। और जब पार्टी को लगा कि राजद गलत है, इस हमको छोड़ देना चाहिए, तो जैसे पार्टी उधर से छोड़ करके आई, हम स्वागत करने के लिए तैयार रहे। हमने पार्टी नहीं छोड़ा, पार्टी थोड़े दिन के लिए भटक गई, हम अपने स्टैंड पर खड़े रहे। पार्टी में गड़बड़ियां थी इसलिए आप उसको सुधारने के लिए ये आप चुनाव लड़े। ये बात तो साफ है कि गड़बड़ियां थी तभी पार्टी उधर गई, फिर उधर से लौट आई 2.5 साल के बाद। अगर नहीं तो वहीं सेट हो गया होता लोग। ये बात तो हमने कई बार कह दिया कि इस बार किसी से कोई लड़ाई नहीं है, इस बार किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम तो 200 प्लस जा रहे हैं, 200 प्लस में आने का कोई मैंने प्रश्न नहीं है कि नीचे हम आएंगे। 200 प्लस, अरे यहाँ किसी का खाता खुलने नहीं जा रहा है। एनडीए की जीत होगी, चाहे जिसको सीट मिले वो जीत पक्का है। इधर हाल में बहुत जोर से चर्चा हुई कि सूबे के डीजीपी रहे और बक्सर के लाल गुप्तेश्वर पांडे जी पार्टी से अपने पद से रिजाइन करके आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और कल मुख्यमंत्री से मिले हैं। क्या लगता है कि अगर वो कैंडिडेट होंगे तो यहाँ क्या पोजीशन रहेगी? देखिए, आप ही लोग इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। डीजीपी पद से रहने के बाद ये पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इनसे पहले आर प्रसाद बक्सर में चुनाव लड़े, इनसे पहले डीपी ओझा चुनाव लड़े, सब लोग डीजीपी था लोग, लेकिन इतनी चर्चा नहीं हुई। चर्चा गलत ढंग से हो रही है और नीतीश कुमार इस चर्चा में विश्वास नहीं करते हैं। सीट देना होगा तो देंगे, तो सिस्टम के मुताबिक, सिस्टम से ओवर होकर के कोई टिकट मांगेगा तो नीतीश कुमार टिकट देने के तैयार नहीं है। तो क्या लगता है कि हम दावे के साथ कहते हैं कि सिस्टम में अगर बक्सर बैठता है तो टिकट अगर नीतीश जी देते हैं तो हम लोग स्वीकार करते हैं। टिकट अगर नहीं मिलता है, जिसको मिलेगा हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। जदयू का तो ये कोटा है नहीं, तो भाजपा का कोटा है, आप भी जानते हैं। तो जदयू कितना उम्मीद लगाया है कि बक्सर से ये पूर्व डीजीपी चुनाव लड़ेंगे? जदयू लड़े ये अलग बात है, ये कहाँ तय है कि डीजीपी साहब चुनाव लड़ेंगे? कल गए थे मुख्यमंत्री से मिले, तो मुख्यमंत्री जी कहाँ कहे कि आप जाके जदयू से लड़ लीजिए, बक्सर लड़ दीजिए। मुख्यमंत्री जी तो इसमें कुछ नहीं बोले। वो तो शिष्टाचार मुलाकात में गए थे। तो शिष्टाचार मुलाकात में गए, तो आप ही लोग तो कह रहे हैं कि आज ही सिंबल फाइनल हो जाएगा या अभी क्लियर हो जाएगा, बक्सर से चुनाव लड़ेंगे। हम तो न्यूज देखे टीवी पर, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब अगर देना भी होगा तो सिस्टम में जब सारे लोगों का घोषणा होगा उसी में उनका भी हो सकता है, नहीं होना होगा तो उसी में नहीं होगा। पहले न किसी को दिया जाता है न किसी को काटा जाता है। आपने सुना, अशोक जी ने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी कि सरकार सिस्टम से चलती है, सिस्टम से बाहर वालों को न टिकट दिया जाता है और नहीं घोषणा की जाती है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि बक्सर के लाल और बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को यह पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है। अशोक जी, एक सवाल ये भी है कि जब आप जदयू के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे तब का रौनक और आज के जदयू के जिला अध्यक्ष हैं, इनका रौनक काफ़ी
ये अटपटा सा लग रहा है कि वो एक खास गुट को लेकर चलते हैं और आप निर्बाध रूप से चलते थे। ना, कोई विशेष इसमें नहीं है। हर लोगों का अपना चलने का स्टाइल होता है, अपना रंग होता है, अपना ढंग होता है, अपना चाल चलन होता है। हम लोग अपने ढंग से चलते थे, आज जो लोग हैं वो लोग अपने ढंग से चलते हैं। इसमें कोई बात नहीं है। जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से चलता है। हम लोग के पुराने प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे रामजीवन बाबू, तो हमेशा कहते थे कि अगर इंसान बड़ा होता है तो उसको अपने दिल का दायरा भी बढ़ाना चाहिए। अगर दिल का दायरा नहीं बढ़ाता है तो आदमी संकुचित हो जाता है, अगर जो दिल का दायरा बढ़ाता है वो आदमी बड़ा हो जाता है। तो आप मानते हैं कि जो वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं उनका दिल संकुचित हो गया? आप कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं? उन पर कोई कमेंट नहीं है। जिलाध्यक्ष हैं, हम उनको बधाई देते हैं कि अपनी सद्बुद्धि से जिला को चलावें। जहाँ तक सहयोग की बात है तो हम लोग जहाँ सहयोग मांगेंगे वहाँ हम लोग तैयार हैं, उसमें कहीं कमेंट नहीं है। अपने अपने चलने चलाने का तरीका है, वो अपने ढंग से चलाते हैं, हम लोग अपने ढंग से चलाते थे, इसमें कोई कमेंट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप मेरे चैनल के समय निकाले, आपने अपनी विभाग राय रखी। चल, इसी तरह हम जब भी आपको याद करें हम अगले आते हैं। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने आपने सुना जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव अशोक सिंह का बेबाक राय। पार्टी के वोट और पार्टी कार्यकर्ता आज भी उसी तरह हैं। नेता 20 सालों में और आगे गए हैं और पूरे बिहार में 200 सीटों पर गठबंधन के चुनाव जीतने का ये दावा कर रहे हैं। टॉप न्यूज के लिए मैं डॉक्टर शशांक शेखर।